कुछ सोसाइटी पुराने ज़माने में बाकी सोसाइटी जैसे डेवलप क्यों थी। आज से 2000 साल पहले या उससे भी पहले के टाइम में कुछ सोसाइटी बाकी सोसाइटी से कहीं ज़्यादा डेवलप थी, जैसे कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी जैसी। और भी ये जगह बाकी दूसरे जगह के मुकाबले में काफ़ी डेवलप मानी जाती है। हम आज भी इनके पुराना अवशेष या चिन्ह देख सकते हैं, जिन्हें देख के ये लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप सोसाइटी थी। तो आज हम यही जानेंगे कि इतनी ज़्यादा विकसित कैसे हुई। नंबर 1, एग्रीकल्चर की क्रांति। मिस्र, मेसोपोटामिया और इंडो वैली सभ्यताएं नदी के आसपास से उभरी हैं। नदी के कारण यहाँ कृषि के लिए जरूरी वातावरण मिल गया और जो सभ्यता शिकार करके जानवर को खाती थी वो धीरे धीरे खेती करना सीख गई और अनाज, हरे पत्तों और पौधों को खाना सीख गई, जहाँ से नए रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई। एग्रीकल्चर क्रांति जिसने इंसानों के पूरे कल्चर को ही बदल डाला। प्राचीन मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी के आसपास डेवलप हुई, जिससे कृषि के लिए एक स्थिर और प्रेडिक्टेबल पानी का सोर्स दिया। नील नदी के बाढ़ से उपजाऊ माटी जमा हो गई, जिससे नदी के किनारे पर कृषि करने लायक जमीन का निर्माण होना। इससे मिस्र के लोगों को कृषि करने और स्थायी तरह से बसने की अनुमति मिल गई, क्योंकि खाना कहीं खोजने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। इससे लोगों का टाइम बचने लगा, क्योंकि खाना ढूंढने के लिए शिकार करना पड़ता है और उसमें पूरा दिन और रात निकल जाता है। पर खेती करने के बाद लोगों के पास खाली समय रहने लगा, जिससे दूसरी तरह की भी कलाकृति का जन्म हुआ। उसी तरह मेसोपोटामिया ये टाइग्रेस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच में स्थिर होने के कारण कृषि के लिए सूटेबल जगह थी। और एशिया में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सोसाइटी सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी। दूसरा है टेक्निकल एडवांसमेंट। मिस्र के लोगों ने वास्तुकला, मैथ्स और इंजीनियरिंग जैसी टेक्निक विकसित की, जिसकी मदद से उन्होंने पिरामिड जैसी अद्भुत रचनाएं बनाई है। उनके पास काफ़ी जटिल राइटिंग सिस्टम थी, वो है हायरोग्लिफ्स, चित्रलिपि। मेसोपोटामिया के लोगों के पास भी राइटिंग स्किल थी, जिसका नाम है क्यूनिफॉर्म, और मैथ्स में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने यूगरेट्स, मंदिर और सिंचाई जैसी सिस्टम का भी खोज की थी। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में भी काफ़ी ज़्यादा आविष्कार देखने को मिलते हैं, जैसे शिल्पकला, हस्तशिल्प, धातु विज्ञान, शहरी योजना में पानी निकास और भी। सभी सभ्यता के पास कम्युनिकेशन करने के लिए अब कोई ना कोई तकनीक थी, जैसे मिस्र में चित्रलिपि और मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म, जबकि भाषा अब तक डेवलप हो गई थी, जिसके कारण लोगों में अपने ज्ञान को बांटना आसान हो गया था। नई नई खोजों के चलते इन सभ्यताओं का जीवन बाकी सभ्यता के लोगों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया था। नंबर 3, राइज ऑफ सिटीज़। लगभग 10-12 हज़ार साल पहले शिकार करके खाने वाले लोग खेती की ओर मुड़ गए, पर इसके लिए पानी की ज़रूरत थी। इसी कारण नदियों के आसपास आबादी बढ़ने लगी, जिसके कारण छोटे छोटे कबीले धीरे धीरे बड़े शहरों में बदल गई, क्योंकि जहाँ पानी की कमी थी वहाँ के लोग भी नदी किनारे आकर बसने लगे और इसी तरह खेती के कारण शहरों का बढ़ना चालू हुआ। ये शहर उपजाऊ जमीन और पानी के आसपास उभरे, जिसके कारण अच्छे अनाज उत्पादन और व्यापार करने की परमिशन मिली। इसी कारण दूसरी तरह की नौकरियों का जन्म हुआ, जिससे सामाजिक और कल्चर प्रोग्रेस को बढ़ावा मिलता है। अलग अलग नौकरियों के साथ साथ इंसान अब शिल्प कला, चित्रलेखन के कारण धार्मिक और प्रशासन जैसे स्किल पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। उसी के कारण आज हमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। शहरों ने व्यापार को बढ़ावा दिया, अलग अलग तरह के लोगों को जोड़ा, वस्तु, विचार और तकनीकों के आदान प्रदान की। इस चीज़ ने कल्चर को प्रभावित किया। उसी समय के कुछ शहर जो इन सभ्यताओं में उभरे थे, जैसे मेसोपोटामिया में उरुक और निरुपल जैसे शहर टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के किनारे उभरे थे, और मिस्र में नील नदी के किनारे मेम्फिस और थेब्स जैसे शहरों का जन्म हुआ। यह धार्मिक प्रथा और स्मारकीय वास्तुकला का जन्म हुआ। उसी तरह सिंधु घाटी के सभ्यता में शहर जो उभरे थे वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर सिंधु नदी के किनारे विकसित हुए थे। शहरीकरण की प्रक्रिया सभी सभ्यता में अलग अलग हुई थी। हर एक ने अपने डिफरेंट सामाजिक रचना, तकनीक और कल्चर को विकसित किया। सबके पास डिफरेंट स्किल थी और यही चीज़ों ने उन्हें सबसे आगे रखा। नंबर 4, सोशल स्ट्रक्चर। बढ़ती आबादी और संसाधनों का मैनेजमेंट करने के लिए राजनीतिक स्ट्रक्चर का जन्म हुआ। नेता, जिन्हें अक्सर देवीय रूप में देखा जाता था, व्यवस्था बनाए रखने और सभी लोगों को न्याय देने के लिए ये चीज़ें उभरी। ये पहले स्किलफुल इंसान या किसी तरह के प्रभाव वाले व्यक्ति को नेता के रूप में चुना जाता था, पर धीरे धीरे ये वंशानुगत हो गया, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जिसके चलते नौकरशाही और गुलामी भी अस्तित्व में आई। जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, सरकार के सेंट्रलाइज्ड रूप उभरे। राजाशाहियों में राजा ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जैसे मिस्र में फिरौन। सिंधु घाटी सभ्यता में ये अलग था, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के राजाओं का होना अलग अलग डिसेंट्रलाइजर का प्रभाव डाल रहा है। राज करने वाला आम लोगों को हमेशा धार्मिक विश्वासों के माध्यम से अपनी ताकत प्राप्त करते थे। वो लोगों से कहते थे कि देवीय अनुग्रह या देवताओं का आदेश है। इससे सामाजिक एकता और सब में नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलती थी। हर एक शहर का अपना एक अलग अलग स्ट्रक्चर था, जिसमें एक
पुजारी, रईस, व्यापारी और हमारे जैसे आम लोग होते थे, जिसके चलते एम्पायर का जन्म हुआ। मेसोपोटामिया जैसे साम्राज्य, सिंधु घाटी का साम्राज्य, सबने अपना अपना विकास किया। सामाजिक वर्ग मजबूत हुए। नंबर 5, रिलीजन और कल्चर। धार्मिक विश्वास और कल्चर प्रथाओं ने सबकी अलग अलग पहचान बनाई, जिसने समाज को एक साथ बांधने में मदद की, क्योंकि धर्म ही ऐसा था जिसको सभी लोग मानते थे। उसके कारण कुछ कुछ समुदाय को लोगों को एक साथ रखा जा सकता था। ये सभी सभ्यताओं में देखने को मिलेगा कि सभी लोग किसी न किसी तरह के गॉड में विश्वास करते हैं, जिससे उसी तरह के लोगों को अच्छे से बांधा जा सकता था। यही चीज़ हमें आज भी देखने को मिल जाती है। सबके अपने अपने अलग अलग समुदाय देखने को मिलते हैं। यही सभी चीज़ें इन लोगों को आगे ले गए, पर आज के समय में ये आगे ले जाते हैं या पीछे, ये तो आपको पता ही होगा। आखिर में बस इतना ही।